हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रू वे एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज़ को जो है शुरू किया हुआ था और अभी तक जो है हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। तो अभी तक के लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो हमने जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, लाइक इकोसिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इकोलॉजी टर्म का मीनिंग क्या है, देन इन्वायरमेंट का क्या मीनिंग होता है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देन हमने देखा था कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कि इकोसिस्टम में, इकोलॉजी के जो डिफरेंट लेवल होते हैं, 6 लेवल ऑफ इकोलॉजी के जो होते हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया था, लाइक इंडिविजुअल लेवल, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, बायोम, बायोस्फीयर। तो जो डिफरेंट लेवल है उनके बारे में हमने स्टडी किया था। देन जो है हमने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, देन कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, तो इन टर्म्स के मीनिंग क्या है, तो उनके बारे में जो है हमने स्टडी किया था। अभी तक अगर आपने वो लेक्चर्स को कवर नहीं किया तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो लेक्चर्स को कवर कीजिए, सो दैट कि आपको जो ये लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आ पाए, सो दैट कि आप कनेक्ट कर पाएँ। सो आज के लेक्चर में जो है हम इकोटोन, नीश एंड एज इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेफिनेटली इसके ऊपर जो है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, एज इफेक्ट के ऊपर या फिर नीश के ऊपर। तो इनसे अक्सर ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को जो है आज हम डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी जिसमें भी इन्वायरमेंट का पोर्शन आता है, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए जो सीरीज़ है जो रेलिवेंट है बिल्कुल, एंड इसको जो है आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए जो है आप ट्रू वे एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर जो है हम शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम डिफाइन करते हैं कि इकोटोन क्या होता है और इकोटोन का मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें कि इकोटोन होता क्या है, तो सपोज देखिए हमारे पास दो इकोसिस्टम है। सपोज यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे एक वाटर बॉडी है और इस वाटर बॉडी के बैंक पे ऊपर यानी कि इसके किनारे के ऊपर कुछ यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, इसके ऊपर कुछ यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा इक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, इक्वेटिक इकोसिस्टम है। और ये जो है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, यानी कि लैंड इकोसिस्टम है। तो जो इसको हम इकोसिस्टम 1 मान लेते हैं और इसको जो है हम इकोसिस्टम 2 मान लेते हैं। तो जो दोनों इकोसिस्टम के बिटवीन ये जो एरिया होगा इंटरमीडिएट वाला, यानी कि जो ये एरिया होगा यहाँ पे दोनों सिस्टम ओवरलैप कर रहे हैं, इसी को क्या बोला जाता है, इकोटोन बोला जाता है। यानी कि जिस एरिए ऑफ ट्रांजिशन में दोनों के करेक्टरिस्टिक होंगे, या हम बोल सकते हैं कि जो इंटरमीडिएटरी जो जो यहाँ पे जोन होगा, यानी कि जो ओवरलैपिंग जोन होगा दो इकोसिस्टम का, उसी को ही क्या बोला जाता है, इकोटोन बोला जाता है। अब इकोटोन को जो है एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको जोन ऑफ टेंशन भी बोला जाता है, जोन ऑफ टेंशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक इसमें देखने को मिलेंगे। सो बोथ जो इकोसिस्टम होगा, बोथ इकोसिस्टम्स जो होंगे उनके करेक्टरिस्टिक जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो दैट्स वाई इसको जो है जोन ऑफ टेंशन भी बोला जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, जोन ऑफ टेंशन किसको बोला जाता है, इकोटोन को बोला जाता है। तो इस पोस्टर से आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा लैंड का इकोसिस्टम है, यहाँ पे हमारा इक्वेटिक इकोसिस्टम है। तो जो दोनों का ट्रांजिशनल यहाँ पे इकोसिस्टम बन रहा है, यानी कि जो ट्रांजिशनल जोन है यहाँ पे, इसी को क्या बोला जाता है, इकोटोन बोला जाता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है हमारे पास, मैंग्रोव इकोसिस्टम, ठीक है, मैंग्रोव। तो एग्जांपल के अगर हम लेना चाहे यहाँ पे, तो हमारा हो सकता है मैंग्रोव, मैंग्रोव्स इकोसिस्टम। अब जो मैंग्रोव इकोसिस्टम, या हम बोल सकते हैं कि इकोटोन यहाँ पे, ठीक है, इकोटोन बोल सकते हैं। सो मैंग्रोव इकोटोन जो है इसका एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि जो मैंग्रोव जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारा जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है, एंड जो हमारा ओशन, यानी कि जो हमारा ओशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इक्वेटिक इकोसिस्टम है। सो मैंग्रोव्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम
एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम के बिटवीन का जोन है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं मैंग्रोव्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा इकोटोन है जो कि मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बिटवीन पड़ता है। तो मैंग्रोव एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि लाइक हम ग्रास लैंड का एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे ग्रास लैंड का एग्जांपल हो सकता है। इसी के साथ जो है हम किसी रिवर बैंक का भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि रिवर बैंक में भी वही होता है कि एक साइड एक्वाटिक इकोसिस्टम, दूसरी साइड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ऐसे ही हम एस्चुरी का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये जो है सारे एग्जांपल है यहाँ पे जो इकोटोन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप कि इकोटोन का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इकोटोन से ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो निकलता है, दैट इज एज इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, एज इफेक्ट क्या होता है। सो एज इफेक्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो अगर हम एज इफेक्ट की बात करें तो सपोज एज इफेक्ट का सिंपली मीनिंग क्या है कि सपोज यहाँ पे एक इकोसिस्टम है, यहाँ पे अगर आप एग्जांपल ले सकते हो कि यहाँ पे फॉरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट है और यहाँ पे एक जो है इसके साथ ही डेजर्ट है। ठीक है, डेजर्ट है, तो ये दूसरा सिस्टम हो गया, ये इकोसिस्टम 2 है, यहाँ पे इकोसिस्टम 1 है। ठीक है, और ये जो जोन है ये क्या है, हमारा इकोटोन है, यानी कि जहाँ पे दोनों जो इकोसिस्टम है वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो सपोज कि यहाँ पे भी बर्ड की स्पीशीज हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी बर्ड की स्पीशीज जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे बर्ड की स्पीशीज आप एग्जांपल लीजिए कि यहाँ पे 5 बर्ड्स हैं और यहाँ पे अराउंड जो है 2 बर्ड्स यहाँ पे पाई जाती हैं। लेकिन जो ये इंटरमीडिएटरी जोन है यहाँ पे एक्सेप्शनल जो नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं बर्ड्स की वो पाई जाती हैं, अगर यानी कि सपोज यहाँ पे 50 स्पीशीज पाई जाती हैं। ठीक है, बर्ड्स की, तो ये क्या होगा यहाँ पे, इसी को बोला जाता है एज इफेक्ट। यानी कि जब इंटरमीडिएटरी जोन में दोनों जो इकोसिस्टम है, यानी कि जो नेबरिंग जो इकोसिस्टम है, दोनों से ज़्यादा पॉपुलेशन जब किसी कम्युनिटी की इकोटोन में पाई जाती है, इस जोन इंटरमीडिएटरी जोन में पाई जाती है, तो उसी को जो है एज इफेक्ट बोला जाता है। यानी कि इस एज वाली जगह में, इस इंटरमीडिएटरी जोन में दोनों कम्युनिटीज़, दोनों जो इकोसिस्टम है उनमें दोनों से ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन पाई जा रही है, तो दैट इज़ एज इफेक्ट है। और इस स्पीशीज़ को क्या बोला जाएगा, यहाँ पे एज स्पीशीज़ बोला जाएगा। ठीक है, एज स्पीसीज जो है इसको बोला जाएगा जो इस जोन में पाई जाएगी। सो हम बोल सकते हैं कि जब किसी इकोटोन के जोन में एक स्पीशीज के नंबर या फिर उसकी पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो मच ग्रेटर हो, यानी कि ज़्यादा हो जो उसकी नेबरिंग पॉपुलेशन डेंसिटी है दोनों इकोसिस्टम में, जैसे कि एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, तो दोनों के इंटरमीडिएट जो दोनों नेबरिंग इकोसिस्टम है उनसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी इस जोन में जब पाई जाती है तो उसी को जो है एज इफेक्ट बोला जाता है, या फिर इस स्पीशीज़ को एज स्पीशीज़ के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो है ये होता है हमारा एज इफेक्ट। जो हमारी नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ नीश क्या होता है। ठीक है, पहले हम सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं, देन हम डेफिनेशन के ऊपर जो है चलेंगे। सो नीश का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे सपोज एक पेड़ है। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पेड़ लगा हुआ है और इसके ऊपर जो है 2 बर्ड की स्पीशीज हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सपोज कि ले सकते हो कि जैसे एक बर्ड की स्पीशीज बर्ड 1 है। ठीक है, सपोज आप ले लो कि यहाँ पे एक चिड़िया है। ठीक है, एक चिड़िया की स्पीशीज गोराया है या चिड़िया है। ठीक है, यहाँ पे चिड़िया की स्पीशीज है और दूसरा है बर्ड 2। ठीक है, कोई बर्ड 2 है, सपोज कि आप यहाँ पे पैरट ले सकते हो, तोते के एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, जो बर्ड 2 की स्पीशीज, दोनों ही इसके ऊपर रह रहे हैं। अब जो पैरट है वो क्या है, फ्रूट को खाता है। ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे फ्रूट को खाएगा। सो ये क्या हो गया, फ्रूट ईटर हो गया। और जो चिड़िया है ये सपोज आप मान लो कि लीव्स को खाती है। ठीक है, ये पत्तों को खाती है, तो ये लीफ ईटर है। तो जब तक तो इनका क्या होगा, तो जो इनकी जो फूड हैबिट है वो क्या होगी, दोनों डिफरेंट होगी। और सपोज जो बर्ड 1 है, यानी कि जो हमारी स्पीशीज 1 है वो इसके नीचे वाले पार्ट में रहती है और जो बर्ड 2 की स्पीशीज है वो अपर वाले पार्ट में रहती है। तो जब तक तो इनका जो है ओवरलैपिंग नहीं हो रहा तो ये दोनों सर्वाइव करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कोई और बर्ड स्पीशीज यहाँ पे आ जाती है, सपोज बर्ड 3rd स्पीशीज भी यहाँ पे आ गई, बर्ड 3rd की स्पीशीज, और उसने सेम यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, इसी प्लेस को ऑक्यूपाई कर लिया और सेम जो है उसकी फूड हैबिट है, यानी कि वो भी लीफ ईटर है,
तो तब क्या होगा कि इनमें जो है ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी को बोला जाता है नीश, यानी कि जो एक स्पीशीज का फंक्शनल रोल है एक इकोसिस्टम में, जो उसकी प्लेस है इकोसिस्टम में, उसी को ही नीश बोला जाता है। जब किसी दो स्पीशीज के नीश ओवरलैप हो जाएंगे, यानी कि जब इस बर्ड थर्ड का जो दूसरी बर्ड है और इस बर्ड वन का जब सेम ही नीश होगा, सेम रहने वाली प्लेस है, सेम खाने वाले यहाँ पे पत्ते ही दोनों खाते हैं, तो इनका जो नीश है वो सेम हो जाएगा, तो ये दोनों ज़्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगी। तो एक स्पीशीज का एक इकोसिस्टम में जो उसका फंक्शनल रोल है और जो उसकी हैबिटेट है, यानी कि जो उसका प्लेस ऑफ लिविंग है, उस इकोसिस्टम में उसका जो प्लेस है उसी को जो है नीश बोला जाता है। तो नीश अगर किसी दो स्पीशीज का सेम होगा तो वो एक हैबिटेट में, यानी कि एक ही जगह पे दोनों लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर दोनों का नीश डिफरेंट होगा, लाइक जैसे पैरट है और यहाँ पे चिड़िया है, दोनों का नीश डिफरेंट है, दोनों की जो रहने की प्लेस है वो भी डिफरेंट है, वो अपर पार्ट पे रहता है, चिड़िया जो है नीचे पार्ट पे रहती है, ये पत्तों को खाती है और जो हमारा पैरट है वो फ्रूट को खाता है, तो दोनों का नीश ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो दोनों सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन जब किसी दो स्पीशीज के नीश ओवरलैप करने शुरू हो जाएंगे तो लंबे समय तक वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम नीश को डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, तो नीश का मतलब क्या होगा कि जो एक स्पीशीज का फंक्शनल, जो एक स्पीशीज का फंक्शनल एंड जहाँ हम बोल सकते हैं कि प्लेस ऑफ स्पीशीज इन आ इकोसिस्टम, उसी को ही उसका क्या बोला जाता है, नीश बोला जाता है। तो अब मुझे बताइए कि अगर हमने किसी स्पीशीज को कंजर्व करना है, अगर हमने उसको बचाना है, कंजर्व करना है, तो इसके लिए ज़रूरी क्या होगा कि हमको उसके नीश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हम किसी स्पीशीज़ को कंजर्व करना चाहते हैं तो हमको जो है उसकी जो नीश है, उसकी जो नीश है, नीश में उसका फूड हैबिट्स, उसका जो हैबिटेट है, यानी कि जहाँ पे वो रहता है, हैबिटेट है, उसका रिप्रोडक्टिव सीज़न कौन सा है, मेथड क्या है रिप्रोडक्शन का, इसके बारे में जानकारी होना जो है ज़रूरी है, तभी हम उसको कंजर्व कर पाएंगे। सो अगर हम किसी स्पीशीज़ के नीश के बारे में अगर हमको पता होगा, यानी कि उसकी फूड हैबिट्स कौन सी हैं, वो कौन से प्लेस पे पाया जाता है, उसका रिप्रोडक्टिव सीजन कौन सा है, कौन से फैक्टर हैं, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल फैक्टर कौन से हैं जो उसको इफेक्ट कर सकते हैं, तभी हम उस स्पीशीज़ को कंजर्व कर पाएंगे। और सेकंड पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि नीश कभी भी दो स्पीशीज़ का जो है सेम नहीं हो सकता एट अ सेम प्लेस ऑफ इकोसिस्टम। तो एक ही इकोसिस्टम में एक जगह पे एक सेम टाइम के ऊपर जो है दो स्पीशीज़ का नीश सेम नहीं हो सकता, नहीं तो वो दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। सो आई होप कि आपको इकोटोन, एज इफेक्ट एंड नीश का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशनल जो है कंटेंट के लिए आप ट्रू वे एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं। एंड इस जो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स सर्कल में, एंड चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू, बाय बाय।